18 जनवरी की रात एक पत्नी अपने पति को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि आप अक्सर जो शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आते हो, आज गोलियों के पैकेट कुछ ज्यादा लेकर आना, क्योंकि उन गोलियों को आज मैं भी खाऊंगी। आज मेरा भी मन कर रहा है उन गोलियों को खाने का। अब जैसे ही पति पत्नी की ये बात सुनता है तो वो पहले तो थोड़ा हैरान होता है कि आखिर उसकी पत्नी इस तरह की डिमांड क्यों कर रही है। फिर उसके दिमाग में आता है कि शायद उसकी पत्नी की मन में कई इच्छाएं हैं, वो अपने पति को अपने पास बुलाना चाहती है और पूरी रात वो अपने पति के साथ समय बिताना चाहती है, इसीलिए आज उसने ऐसी डिमांड की है। वो तुरंत मेडिकल स्टोर पर जाता है। मेडिकल स्टोर पर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो उनके जाने का इंतजार करता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पर जाकर शक्तिवर्धक गोलियों के कुछ पैकेट मांगता है। वहां मौजूद एक लड़का उन्हें 3 से 4 पैकेट लाकर दे देता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, 2-3 पैकेट और दे दो, क्योंकि अक्सर मुझे आना पड़ता है और मैं तो इन गोलियों का इस्तेमाल ही करता हूं, तो बार बार आना ठीक नहीं है। तो इसीलिए उस व्यक्ति के कहे अनुसार मेडिकल स्टोर पर मौजूद लड़का उस व्यक्ति को 7 से 8 पैकेट दे देता है। वो व्यक्ति उन गोलियों को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। उसके बाद 19 जनवरी की सुबह निकलती है तो उसकी पत्नी जोर जोर से उसके घर पर चिल्ला रही होती है और उसके पति की लाश बेड पर पड़ी होती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। 19 जनवरी का ये पूरा मामला है। बिठूर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है शबाना, जो कि एक तकरीबन 38 से 40 साल की महिला है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है आबिद अली, जो कि शबाना का पति है। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है रेहान, जो कि शबाना का प्रेमी है और शबाना से तकरीबन 20 साल छोटा है। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार है विकास, जो कि रेहान का दोस्त है। इस कहानी के अंदर पांचवा किरदार है सलीम, जो कि शबनम का भाई है। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। शबाना और आबिद दोनों पति पत्नी थे, जो कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र इलाके में काफी लंबे समय से रहा करते थे। दोनों की शादी को तकरीबन 11 से 12 साल हो गए थे और इनकी एक संतान भी थी, जिसकी उम्र 10 साल थी। दोनों ही शादी हो जाने के बाद अपना वैवाहिक जीवन जी रहे थे और देखते देखते इनकी शादी को कई साल बीत गए थे। शबाना की उम्र तकरीबन 40 साल हो गई थी और आबिद की उम्र तकरीबन 45 साल हो गई थी। और शादी के कई साल बाद 18 जनवरी को शबाना अपने पति आबिद को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि आज जो आप शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आते हो, कुछ ज्यादा ही लेकर आना, क्योंकि इन गोलियों का सेवन आज मैं भी करना चाहती हूं और मैं आज आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहती हूं। मैं आपके बेहद ही ज्यादा करीब आना चाहती हूं। अब जैसे ही अपनी पत्नी की इस तरह की बातें आबिद सुनता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद उसकी पत्नी आज काफी ज्यादा खुश है, इसीलिए उससे इस तरह की डिमांड कर रही है। वो तुरंत मेडिकल स्टोर पर जाता है। वहां कुछ लोग खड़े होते हैं, उनके जाने का इंतजार करता है और फिर मेडिकल स्टोर पे मौजूद लड़के से शक्तिवर्धक गोलियां ले लेता है। वो उसे 2 से 3 पैकेट देता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अक्सर इन गोलियों का सेवन करता हूं और मुझे बार बार तुम्हारे पास आना पड़ता है, इसीलिए अब तुम ज्यादा पैकेट दे दो जिससे मुझे जल्दी ना आना पड़े। दुकान वाला उसे 3 से 4 पैकेट और दे देता है। वो 7 से 8 पैकेट लेके अपनी पत्नी शबाना के पास में पहुंच जाता है। 18 जनवरी की रात निकलती है और 19 जनवरी की जब सुबह आती है तो शबाना काफी जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। इतनी जोर से चिल्ला रही होती है कि उसके मोहल्ले वाले, आसपास के लोग उसके घर के पास तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं, हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। हर किसी के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि शबाना के पति आबिद की लाश उसके बेड पर पड़ी थी और शबाना काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, यानी एक तरह से वो अपने पति की मौत पर मातम कर रही थी। अब तुरंत शबाना का जो भाई होता है सलीम,
वो जब अपने जीजाजी की लाश जाकर देखता है तो उसे कुछ शक होता है, क्योंकि गर्दन पर कुछ उसे निशान महसूस होते हैं और कुछ चोटें भी उसे हल्की फुल्की नजर आती हैं। तुरंत वो पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है। शबाना से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। तो शबाना पूरी कहानी बताती है कि रात ये आए थे और ये अक्सर शक्तिवर्धक गोलियां जो है उसका इस्तेमाल किया करते थे, और मैंने आज तक इन्हें कभी रोका टोका नहीं, क्योंकि इन्हें शौक था, इन्हें पसंद था शक्तिवर्धक गोलियां खाकर मेरे साथ संबंध बनाने का। वो पुलिस वाले देखते हैं कि उसके पति की जो पैंट होती है उसकी जेब में भी कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के पैकेट निकलते हैं और कुछ खाली पैकेट होते हैं जो वहीं पर उस बेडरूम में पड़े हुए होते हैं। अब पुलिस इस थ्योरी को बिल्कुल सही मान लेती है, सोचती है कि हाल फिलहाल में ऐसे कई केस आए हैं, कानपुर में आया था, ग्वालियर में आया था, शायद आबिद के साथ भी यही हुआ हो। उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ज्यादा लंबे समय तक बनाने के लिए, अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इन ज्यादा ही गोलियों का इस्तेमाल कर लिया और इसके बाद शायद इसकी मौत हो गई है। आबिद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। पोस्टमार्टम से हो जाने के बाद उसके घर वालों को उसकी लाश को सौंपा जाता है, फिर उसकी लाश को कब्र के अंदर दफना दिया जाता है। एक दिन गुजर जाता है, लेकिन एक दिन के बाद जब अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा होता है कि दम घुटने से आबिद की मौत हुई है। यानी उसकी मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं हुई है, उसकी मौत जो हुई है वो दम घुटने के कारण हुई है, यानी किसी ने उसकी हत्या करी है। अब पुलिस को जब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सच पता चलता है, वो तुरंत आबिद के घर पर पहुंच जाती है। आबिद के घर वाले से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर ये पूरा क्या मामला है, आपको कोई शक है कि आखिर किसी तरह से आपके बेटे की कोई हत्या कर सकता है, कोई दुश्मनी है। तो आबिद का जो परिवार वाले होते हैं वो अपनी बहू शबनम के बिहेवियर को कुछ ठीक से महसूस नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि शबनम का अक्सर आबिद से झगड़ा भी रहा करता था, जो कि पूरे घर वालों को पता था। इसीलिए कहीं ना कहीं लौट घूम के उनका शक अपनी बहू पर ही, यानी शबनम पर ही जा रहा था। वो तुरंत कह देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी बहू पे हमें शक है, हो सके तो आप जांच पड़ताल कर लीजिए, पूछताछ कर लीजिए। शबनम को हिरासत में ले लिया जाता है। शबनम से पूछताछ की जाती है कि आखिर बताओ ये शक्तिवर्धक गोलियों का जो तुम बता रही थी इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ अलग ही कहानी आई है। काफी ज्यादा सख्ती से पूछताछ करते हैं, उसे मारना पीटना भी शुरू करते हैं। आखिरकार पुलिस के आगे शबनम अचानक से टूट जाती है। टूटने के बाद कहती है कि मैं आबिद से बेहद ज्यादा परेशान थी और मैं इसके साथ खुश नहीं थी, मैं इसे मारना चाहती थी और इसीलिए मैंने इसे मार दिया। अब पुलिस शबाना के फोन की जांच पड़ताल करना शुरू करती है, कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू करती है, तो पता चलता है कि शबाना पिछले 1 साल से एक का लड़के से बात कर रही है जिसका नाम रेहान है, जो कि उन्नाव के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। पुलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि 17, 18, 19 तारीख को काफी लंबी बातें शबाना ने रेहान से की थी। दोनों का कोई कनेक्शन नजर आता है, तो रेहान को भी पुलिस उन्नाव से हिरासत में लेकर शबाना के पास में ले आती है और दोनों को साथ में बिठाकर जांच पड़ताल करना शुरू करती है, पूछताछ करना शुरू करती है, तो दोनों ही टूट जाते हैं। रेहान बताता है कि आज से 1 साल पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पे शबाना से हुई थी। शबाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी काफ़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगा रखी थी, जो कि उसकी जवानी की तस्वीरें थी। अब उन तस्वीरों को पसंद करके शबाना को रेहान ने मैसेज किया था। शबाना ने भी रेहान से बातचीत करना शुरू कर दी थी। देखते ही देखते दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ गया था, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो शबाना ने रेहान को मिलने के लिए भी कानपुर बुलाया था। रेहान कानपुर जब मिलने आया था तो रेहाना को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि जो तस्वीर में रेहाना लग रही थी वो नहीं थी, तकरीबन उससे 20 साल बड़ी थी, क्योंकि रेहाना ने अपनी जवानी की फ़ोटो यानी अपनी कम उम्र की फ़ोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगा रखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी रेहान को उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुलाकात करना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने भी शुरू हो गए थे और अक्सर अपने पति की गैर मौजूदगी में शबाना रेहान को बुलाया करती थी, क्योंकि आबिद जो था शबाना का पति, वो झूलों का काम किया करता था
और 10 या 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए अक्सर वो अपने घर से बाहर यानी कानपुर से बाहर में रहा करता था। अब इसी चीज़ का शबाना अक्सर फ़ायदा उठाती थी। अब शबाना ने अपने प्रेमी यानी रेहान को ये भी बताया था कि वो आबिद से बेहद ज़्यादा परेशान हो चुकी है और आबिद को शक भी हो गया है रेहाना और उसके रिश्ते पे, इसीलिए अब इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तब हमने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। 17 जनवरी को मैं कानपुर आया था। कानपुर में मैं अपने दोस्त विकास के साथ में आया था और विकास से मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और तुम अपनी गाड़ी में जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो पूरे करके इस काम को करने के बाद अपनी गाड़ी ले सकते हो। 18 जनवरी को मुझे शबाना ने 20,000 रुपये ला कर दिए थे। मैंने अपने दोस्त विकास को दिए थे जिससे वो इस पूरे काम में मेरे साथ शामिल हो सके। और 19 जनवरी की रात में शबाना ने अपने घर का गेट खुला रखा था। अपने पति के सो जाने के बाद उसने हमें घर पर बुलाया और फिर शबाना अपने पति के सीने पे चढ़कर बैठ गई थी। विकास ने उसके पैर दबाए और रेहान ने उसका गला घोट दिया, यानी उसके गला दबाकर उसको जान से मार दिया। इस तरह से इन तीनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। अब पुलिस के सामने जब ये पूरा मामला आया तो हर कोई हैरान और परेशान रह गया कि एक पत्नी इस तरह से इस कलयुगी दौर में अपने पति को भी मौत के घाट उतार सकती है। शबाना ये भी बताती है कि वो अपने पति से बेहद ज़्यादा परेशान थी क्योंकि शबाना का पति उससे अक्सर मारा और पीटा करता था और इसीलिए उसने अपने बच्चे को जो कि 10 साल का था उसे सलीम के पास में भेज दिया था। मगर सलीम ने ही इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी थी क्योंकि सलीम को पहले दिन से ही शक हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक मर्डर है, क्योंकि उसने अपने जीजा के गले पर निशान देखे थे। और शबाना के भाई सलीम ने ही पुलिस स्टेशन में जाकर ये रिपोर्ट भी लिखाई थी, हत्या के मामले को दर्ज कराया था। खैर अब पूरा मामला सबके सामने आ चुका है। शबाना, उसका प्रेमी रेहान और रेहान का दोस्त विकास सलाखों के पीछे हैं और अब लंबे समय तक हवालात की हवा भी काटेंगे। खैर इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से आप मेरी कहानी सुन रहे थे, ये कमेंट करना भी मत भूलना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।